नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द डिबेट शो। हम आज बात कर रहे हैं कर्नाटक में जीत और हरियाणा में हलचल तेज की। आखिर में हरियाणा में इतनी हलचल क्यों है? कर्नाटक में बीजेपी चूक गई और कांग्रेस को संजीवनी मिली। उसके बाद से अन्य जो राज्य हैं वो भी सतर्क हैं, एक्शन मोड में हैं। कह सकते हैं कि कमर कसते इसकी कवायद बाकायदे बीजेपी ने भी शुरू कर दी है। 30 मई होते 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। बिहार के जिन राज्यों में चुनाव है उसका वो शंखनाद है। वो डेट है 30 मई। किस पार्टी में क्या दमखम है, क्या तैयारी है, इसी लेकर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनके मन में क्या है। अगर आज चुनाव होता है कितनी वो तैयार है। कई चीज़ें हैं। हालांकि 2024 में एक साथ चुनाव होना है, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी हरियाणा। हमारे साथ जेजेपी के उमेश भाटी जी। उमेश बहुत स्वागत आपका। उमेश जी, क्या तैयारी है 24 को लेकर? जेजेपी अपनी एक अलग पार्टी है, बड़े गठबंधन के साथ बीजेपी के है, हर तरह अपने अपने तैयारी रखता है। आपकी क्या तैयारी है और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं? यादव जी, 2024 का जो इलेक्शन की तैयारी है हरियाणा के अंदर, जननायक जनता पार्टी का गठबंधन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भाजपा के साथ मिलकर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है और जो विधानसभा का जो इलेक्शन है और साथ ही साथ जो पार्षद के जो अभी जो छोटे इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो हम लोग वो गठबंधन में ही यहाँ पे इलेक्शन में लड़ेंगे। और जो हालात जो चल रहे हैं आज के समय में, अब देखेंगे जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है और मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे उम्मीद है कि हरियाणा के अंदर भाजपा और जसपा दोनों मिलकर सरकार बनाएगी। और जो नंबर 1 जो हरियाणा को बनाने की कोशिश जननायक जनता पार्टी और हरियाणा में भाजपा मिलकर कर रही हैं, मुझे उम्मीद है कि जितना काम आज तक हुआ है हरियाणा के अंदर, उस काम की वजह से जो वोट मिलेंगे उसमें दोबारा से जो है ये गठबंधन जीत कर आएगा और यहाँ पर मजबूती से फिर से जो है भाजपा और जसपा सरकार बनाएगी। थोड़ा सा एक चिंता का विषय नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा जो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है उससे थोड़ा सा उत्साहित है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की हालत तो ये है कि अभी इतना बड़ा देश है, देश के अंदर उसमें अगर उनको मात्र कर्नाटक के अंदर अगर उनको जीत मिल गई तो उनको तो ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने पूरा जो है देश ही जीत लिया। कर्नाटक को अगर आप देखेंगे तो उसका सिनेरियो बिल्कुल अलग है उसका, और देश के इस मुकाबले में देखेंगे वहां पे जो सिनेरियो है वो अलग तरीके का सिनेरियो है। लेकिन ठीक है, मानते हैं जीत होती है, कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, लेकिन मात्र एक राज्य में जीत दर्ज करने में उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। और जो मैं देख रहा हूँ, मैं चैनलों पे जो कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई आने वाले जो हरियाणा के अंदर भी जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी जीत कर निकल कर आएगी। लेकिन अभी आपने एक चीज देखी, आपने ठीक है, मानते हैं कि इन्होंने जीत दर्ज कर दी वहां पर, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी ये मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं वहां पे। राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में हालत क्या चल रही है कि सचिन अपनी अपनी गाड़ी लेकर अलग चल रहे हैं, गहलोत जी अपनी अलग लेके चल रहे हैं, और जो पर्यवेक्षक यहाँ से बनकर गए थे हरियाणा के अपने जो प्रवक्ता हैं, जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है, उनकी हालत यह है कि उनको हरियाणा में कोई नहीं पूछता उनको। शैलजा गुट अलग है, भूपेंद्र गुट अलग है, ठीक है ना। इस सब की जो गुटबाजी है, ये गुटबाजी ये हालत पैदा कर देगी कर्नाटक में। आज इनकी हालत ये हो गई है कि कल तो ये जो है लड्डू खा रहे थे जीत के वहां पर, लेकिन आज हालत ये है कि उन लड्डुओं को इनका उगलते बन रहा है, इनका ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि वहां पे फांस फंस चुकी है, वहां पर सीएम नहीं बना पा रहे ये लोग। तो ये जो राहुल गांधी और ये सब सोनिया गांधी और इस तरीके जो इन लोगों को आगे लेकर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इनको पूरे देश जो है एक्सेप्ट करेगा। और खाली कर्नाटक की जीत में इनको खुशी होनी तो होने दो इनको, उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे हरियाणा के अंदर, क्योंकि हालात जो है हरियाणा में इनके बद से बदतर हैं। और ये जो अभी आप 2 दिन के अंदर अगला जो ड्रामा देखने वाले हैं, इनके हालात जो होंगे कांग्रेस के वहां पर, उस ड्रामे का असर भी आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। उमेश जी, एक सवाल ये कि ठीक है,
कई लोग तो ये मान रहे हैं कि चलो जो प्रभावित हैं उन्होंने एक बढ़िया रणनीति बनाई, कांग्रेस को फंसाया तो उनका कद बढ़ गया। और वही कुछ नेता ये भी मानते हैं कांग्रेस में ही कि केंद्र के नेतृत्व से या वहाँ की सरकार से लोग ऊब चुके थे, इसलिए कांग्रेस को ये मैंडेट मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब एक किसी राज्य में जीत मिलती है ना, थोड़ा सा एक लोगों को उम्मीद बढ़ जाती है, एक किसी को कहने का मौका मिल जाता है। आज वही मौका कांग्रेस पाई है और ये कह रही है अभी ये शुरुआत है, आगे आगाज होगा। क्या आगाज होगा पता नहीं, उनके प्रवक्ता जुड़ेंगे उससे बात करेंगे हम। ये आगाज क्या होगा? इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हैं ओंकार सिंह जी। ओंकार जी, आगाज क्या होगा, अंदाज क्या होगा, ये तो भी समय बताएगा। लेकिन 2 दिन बाद जो हम जो ड्रामा देखने वाले हैं इनके जो सीएम के पद के लिए जो झगड़ा वहां पे होने वाला है, वो भी सबको देखने को मिलेगा। वो भी एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट रहेगा। मुझे भी उम्मीद है कि हम देखेंगे अगले जो है 2-4 घंटे में जो हालात जो इनके पैदा हो रहे हैं वहां पर। ये लोग जो है सीएम घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि वहां पे जो एमएलए चुनकर आए हैं, उन्होंने एक बात कही कि भाई हम लोग जो है सब मिलकर यहाँ पर सीएम चुनेंगे। लेकिन पूरे शाम रात तक बैठे रहे और रात तक बैठने के बाद में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोल दिया कि जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला कर देंगे हमें वो मंजूर होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना यह है कि जो शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला करेगा। अब आप सोचने वाला विषय यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर शीर्ष नेतृत्व कौन है? क्या सोनिया गांधी है, क्या राहुल गांधी है, क्या प्रियंका गांधी है कि शीर्ष नेतृत्व? अगर वो शीर्ष नेतृत्व वो है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या रिमोट कंट्रोल से चल रहा है क्या? तो आज भी हालत वही है कि जैसे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे, तो आज के हालत ये है कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से इनको जो है चलाया जा रहा है। वो तो जो पूरी पार्टी जो रिमोट कंट्रोल पे चल रही है, तो ये खुशी मनाते हैं, मनाने दीजिए इनको, हम इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमारे साथ में। ओंकार जी आवाज मिल रही क्या? ओंकार जी माइक अपना सही कीजिए, माइक अनम्यूट है शायद आपका। ओंकार जी नहीं आवाज आ रही। एक और चीज है उमेश जी, बड़ा सवाल ये भी कि इनका कहना है कि अगर ठीक है एक संजीवनी मिली है, अगर हम हो सकता है कुछ अच्छा करें, एक साथ हो सकता है जो विरोधी गुट विपक्षी है वो एकजुट होकर अगर हरियाणा में दमखम दिखाते हैं तो क्या दिखने को मिलेगा? नहीं, एकजुट आप किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस के एकजुटता की बात कर रहे हैं? कांग्रेस है, जैसे कांग्रेस है या इंडियन नेशनल लोकदल है। अगर देखिए होता क्या, जब एक जगह जीत मिलती है ना तो एक आदमी एक गैदरिंग करता है, लोगों को जोड़ता है। तो कहीं अगर ये मिल के हरियाणा चुनाव लड़ते हैं मान लीजिए महागठबंधन के दौरान, तो क्या कितनी चुनौती होगी जेजेपी के लिए या बीजेपी के लिए? देखिए अभी आपने एक चीज देखी वहां पर कि जो थर्ड पार्टी जो बना रहे गठबंधन तैयार कर रहे हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को बाहर रखा हुआ, अपने साथ नहीं मिला रखा, क्योंकि उनकी अपनी खुद की इच्छाएं हैं कि वो यहाँ पे प्रधानमंत्री का अपना एक उम्मीदवार लेकर आए। वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं देख रहे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनमें आपस में गठबंधन हो सकता है। तो ये तो एक दूसरे की जो काट है। और जहां तक बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी अब कहीं भी देख लीजिए, आम आदमी पार्टी जहां डाउन होती है वहां कांग्रेस अप होती है, और जहां कांग्रेस अप डाउन होती है वहां आम आदमी पार्टी अप हो जाती है। तो इनका जो वोट परसेंटेज है वो आपस में एक दूसरे को काट रहा है। तो जब एक दूसरे को काट रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री पद की जो लालच है जो वो इनको एक नहीं होने दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, उधर से नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इधर से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है केजरीवाल जी वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, ममता जी वहां से प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। इतने सारे कैंडिडेट जो प्रधानमंत्री पद के लिए इनके बीच में बैठे हुए हैं, ये इनको एक होने नहीं दे रहे हैं, और ना ये एक हो पाएंगे इस वजह से। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इनका कोई महागठबंधन, सबसे बड़ी बात तो महागठबंधन तो छोड़िए, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है कि हरियाणा के अंदर क्या कांग्रेस के जो बड़े लीडरान हैं ये एक हो पाएंगे क्या? अब गठबंधन तो बहुत दूर की बात है महागठबंधन की, तो मुझे तो इनकी भी उम्मीद नहीं है कि ये लोग जो है एक हो जाएंगे और एक होकर ये जो है ना यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ लड़ पाएंगे क्या।
हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं दिनेश डुमरा जी। दिनेश, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। सिंह है इंडियन नेशनल लोक दल से। दिनेश जी, कर्नाटक में तो संजीवनी मिली, क्या होगा आगे? कर्नाटक में केवल संजीवनी ही नहीं मिली है, अभी बीजेपी की जो हालात हैं और जितने भी प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोले हैं जनता से, अब धीरे धीरे जनता उसको जान रही है और उसके रिजल्ट्स आने वाले टाइम में हम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे। और अभी मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो मैं अपने, शायद ये बीजेपी के साथी हैं मेरे, जेजेपी के साथी हैं, इनको सबसे पहले ये पूछना है मेरे को, क्या ये सरकार में है? आवाज नहीं आ रही भाई साहब। क्योंकि बार बार बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। आवाज वॉल्यूम तेज करो। वो तो ये कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इनसे। तो ये अपनी जमीन कहाँ तलाश रहे हैं हरियाणा में, और जमीनी हकीकत को पहचानना सीखें। अभी बीजेपी का आपने हाल देख ही लिया कर्नाटक में क्या हुआ है, और यहां पर इनका भी यही हाल होने वाला है। आप इंतजार कीजिए, अभी तो खबरें ऐसी भी हैं कुछ समय में इन्हीं के विधायक इनको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा क्या है उमेश जी, ऐसी कुछ बातें हैं क्या जी? इनका कहना ये है कि जेजेपी के कुछ विधायक ऐसे हैं जो खुद ही उनको छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? हेलो, देखते रहिए। हाँ उमेश जी, आवाज आ रही है? आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। किससे सवाल कर रहे हैं आप? मेरे से? आपसे कांग्रेस से हैं दिनेश जी। दिनेश जी कहना है कि जीजेपी कितनी तैयार है चुनाव को लेकर, आप देखिएगा कुछ समय ऐसे आएगा कि उन्हीं के विधायक उन्हीं को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा? देखिए जी, अभी एक बात हमारे भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने एक बात बोली कि बीजेपी बोल रही है कि हमारी सरकार है। देखिए, दो तरीके के जो है ना, एक तो पोस्ट और एक प्री गठबंधन होते हैं। एक तो होता है जो इलेक्शन से पहले गठबंधन होता है, एक इलेक्शन के बाद में गठबंधन होता है। तो हम लोगों का जो गठबंधन हुआ है, पोस्ट गठबंधन हुआ है, सरकार हम लोगों ने मिलकर बनाई है। तो ये कहना कि सरकार, अगर हम कहें कि हमारी सरकार है तो हमारी सरकार है, और बीजेपी कहती है तो हमारी सरकार है, तो ये एक साझा सरकार है जो दोनों ने मिलकर बनाई हुई है। बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही, तभी तो उन्होंने हमारा साथ लिया है, हमारा साथ लेके उन्होंने सरकार को बनाया है। तो ये सरकार साझा सरकार है, मिलकर सरकार बनी हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई हम सरकार में नहीं है, हम सरकार से बाहर हैं। तो मैंने आपको बता दिया, गठबंधन दो तरीके का हो गया, प्री हो गया, पोस्ट हो गया। तो हमारा ये पोस्ट गठबंधन है, और हम बाकायदा सरकार के अंदर है। सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी। तो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर बैठे हुए हैं और हमने बाहर से सपोर्ट किया हुआ है। हमारे देवेंद्र बबली जी जो है वो पंचायत के जो है मिनिस्टर हैं। तो ऐसा अनूप धानक जी हैं, वो मिनिस्टर हैं। तो अगर हमारी सरकार नहीं होती तो हमारे मिनिस्टर क्यों होते, हमारा डिप्टी सीएम क्यों होता वहां पर? तो इसलिए साझा सरकार है। और बात जो दूसरी इन्होंने कहा कि आप कुछ दिन रुक जाइए, इनके विधायक इनसे टूटने वाले हैं, ये बात इनको करते करते पूरा लगभग 4 साल होने को आ रहा है। अभी तक तो कोई विधायक टूटा नहीं है हमारे यहाँ से। तो 4 साल तक लेकिन ये शुरू से ये रट लगा के चल रहे थे कि नहीं, इनके विधायक टूटने वाले, इनके विधायक टूटने वाले। अरे हमारे विधायक को तो छोड़ो, आप जो अपने जो सीनियर लीडर हैं आप उनकी बात करिए। शैलजा जी का क्या होगा, किरण चौधरी जी का क्या होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का क्या होगा, ठीक है? इन सब की बात करिए कि ये कहाँ टूट टूट कर बिखर रहे हैं, कि कौन किसके कांटा निकालने में लगा हुआ है। आपको याद है ये बहुत लाइन चली थी कांटा निकालने वाली, और ये हमेशा कांग्रेस में होता है कि जब इलेक्शन का मोड पे आते हैं तो एक दूसरे के कांटे निकालते हैं ये। तो ये कांटे निकालने वाला मामला ये कांग्रेस का है, ये जननायक जनता पार्टी के अंदर नहीं है। जननायक जनता पार्टी कल भी एक थी, आज भी एक है, और आगे भी एक रहेगी। हमारे साथ गुरप्रीत जुड़ गया बीजेपी से। गुरप्रीत, बहुत स्वागत आपका। ओंकार सिंह आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी, आ रही है जी। ठीक। ओंकार जी, बड़ा सवाल यही है कि आज अगर तैयारी चल रही चुनाव की, अगर 2024 की बात कर ली जाए तो कांग्रेस से तो चलिए, कर्नाटक में कांग्रेस से संजीवनी मिली है, तो क्या इसका इफेक्ट हरियाणा में दिखेगा, या आप लोग कितने तैयार हैं, इंडियन नेशनल लोक दल कितना तैयार है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में और प्रदेश में बीजेपी के विरोध की लहर है। अब जहाँ तो कांग्रेस मजबूत है वहां तो कांग्रेस को इसका बेनिफिट हुआ, वहां बीजेपी हारी है। वहां अगर कांग्रेस की जगह कोई और क्षेत्रीय दल होता तो वो जीतता। अब बीजेपी और जेजेपी के विरोध की लहर है।
इस लहर का हरियाणा में जो असर पड़ेगा वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हरियाणा में कांग्रेस में कई गुट हैं, शैलजा, किरण चौधरी, हुड्डा साहब, सुरजेवाला, कई गुट हैं। ये सारे गुट अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं। हरियाणा में जो सही मायने में विपक्ष का रोल अदा कर रही है, चाहे हमें भले हमारा एक ही एमएलए है, लेकिन रोल अदा तो इनेलो ही कर रही है। और आप देखना 2024 में ये बीजेपी वाले कहते थे ना हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। इनका झोला कर्नाटक से उठ गया, अब अगली जितनी स्टेट्स हैं सबसे उठेगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बचपन में हम ना डुगडुगी देखते थे, जादूगर का खेल देखते थे। मदारी डुगडुगी बजा के लोगों को इकट्ठा कर लेता था और फिर हाथ की सफाई से लोगों को खुश करके पढ़े लिखे लोगों से ताली और थाली बजवा देता था। आपने देखा होगा, आज यही हाल है, ताली और थाली पढ़े लिखे लोगों से बजवाई जा रही है। और ये समय आ गया है इनके झोला उठाने का। झोला इनका 100% उठेगा और हरियाणा में इनका झोला उठेगा तो जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ इनेलो, क्योंकि मैं मानता हूँ एकमात्र विधायक है, लेकिन एकमात्र विधायक होने के बावजूद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब से परिवर्तन पद यात्रा शुरू करी है, सिंगार गांव से शुरू होकर 4200 किलोमीटर की यात्रा, प्रत्येक हलके में 3 दिन, और ये कुरुक्षेत्र में जाके 25 सितंबर को समाप्त होगी। आप ये उस तारीख तक आप हरियाणा टोटल बदल चुका होगा। और हरियाणा में एकमात्र इनेलो ही ऐसी पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। कांग्रेस 31 एमएलए होके वो काम नहीं कर पाई जो इनेलो मात्र 1 एमएलए होके कर रही है। और बीजेपी जेजेपी का तो मैं गठबंधन पे एक ही बात कहना चाहूंगा, आज कितनी अजीब बात है, जेजेपी को अपना गठबंधन साबित करना पड़ रहा है। और प्रवक्ता साथी मेरे, हमारे ही साथी हैं ये, इनको ये साबित करना पड़े नहीं हम सरकार में हैं, हमारा डिप्टी सीएम है, हमारा बबली है, अब इनको ये साबित करना पड़ रहा है। आप इनके हालात देख लीजिए, आप अभी थोड़ा टाइम और रुकिए, इनका तो वो हाल होगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। क्योंकि इन्होंने वायदा तो किया था कि हम इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, खट्टर का, लेकिन उन्हीं की गोद में चले। इसलिए ये बहुत अजीब सा गठबंधन है, मलाई चाटने वालों का गठबंधन है। और जल्दी इस गठबंधन की सच्चाई जनता के सामने आ जाए। हाँ बोले यादव जी। हाँ बोले हाँ, हमारे प्रवक्ता साथी इनेलो से जो है, मैं बस इनके लिए बस एक ही कहावत बोलूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और सपने हसीन ही होने चाहिए। अगर सपने भी हमने खराब देखे तो फायदा क्या फिर सपने देखने का। तो हमारे बड़े भाई जो है हमारे हसीन सपने देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो सपने देखने चाहिए। लेकिन इनको ये एक चीज भूल गए कि इन्होंने अभी कांग्रेस को इतना कोसा, अभी आपके चैनल पे हम गठबंधन में नहीं है, ये है वो, क्योंकि सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने किया था तो मैंने उनका जवाब दिया। और इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाकायदा और रिकॉर्ड है कि कौन उप मुख्यमंत्री है, कौन मंत्री है, ये सारा रिकॉर्ड में है। आप आज भी अगर आप जाओगे तो उसमें आप डालोगे आप जो है इंफॉर्मेशन उसके अंदर, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहां से भी कौन कौन किस पोस्ट पे बैठा हुआ है। तो इसके लिए मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक हकीकत बात जो आज अभी हमारे इनेलो के प्रवक्ता भाई ने कहा कि कांग्रेस की नैया डूब चुकी है हरियाणा के अंदर, इन्होंने बात को माना यहाँ पे। और लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग कांग्रेस के पीछे क्यों हाथ जोड़ के पीछे चल रहे हैं कि हमें साथ ले लो, हमें साथ ले लो, हमें साथ ले लो। अगर उनकी नैया डूबी हुई है तो डूबी हुई नैया में दूसरी डूबी नैया को क्यों बैठा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उससे तो दोनों की नैया तो पहले डूबी पड़ी है। लेकिन दोनों का गठजोड़ जो है, इन्हीं के जो एकमात्र विधायक हैं वो हमारे भी माननीय हैं अभय चौटाला जी, और वो जो है पीछे पीछे हुड्डा साहब के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि हमें साथ ले लो, हमें साथ ले लो, हमें साथ ले लो। और साफ मना कर दिया हुड्डा साहब ने। और एक चैनल पे तो प्रवक्ता बैठे हुए थे, प्रवक्ता ने मना कर दिया कि आप ऊपर की बात करते हैं, मैं ही मना कर रहा हूं कि हमारा गठबंधन इनेलो के साथ नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद ये पीछे पीछे भाग रहे हैं। और हमारे आज साथी इनेलो के जो है कांग्रेस वाले को कह रहे हैं कि कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कांग्रेस तो है ही नहीं यहाँ पे। अगर 31 वाली पार्टी अगर खत्म है तो एक विधायक वाले की पार्टी क्या पोजीशन होगी। तो फिर कहावत वहीं से आ जाती है फिर से शुरुआत से कि मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं वो मेरे भाई देख रहे हैं, तो उनको देखने दो। 2024 का इलेक्शन भी हो जाएगा, पता नहीं एक सीट बचनी है कि नहीं बचनी, इसका भी पता चली जाएगा सबको। ठीक, गुरप्रीत जी आवाज आ रही है क्या? गुरप्रीत जी आवाज नहीं मिल पा रही आपकी। आवाज नहीं आ पा रही। दिनेश जी
ठीक है कि गुटबाजी बार बार फंसाती है कांग्रेस को, क्या है मतलब, कभी शैलजा ग्रुप, कभी ये चीज। आज की तारीख में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी सम्मानित नेता हैं, अपने अपनी मेहनत कर रहे हैं और किसी का किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं आ रहा है। पहले में ठीक है, पहले भी देखिए, पहले भी कोई ऐसी गुटबाजी नहीं थी। कांग्रेस 32 सीटें लेकर के 31 सीटें लेकर के आई थी। अभी आपने बात करी कि हमारा गठबंधन है, हमारे वो, तो सीएम साहब क्यों कह रहे हैं कि सरकार हमारी है? क्या देंगे 5100 पेंशन आप? क्या 5100 पेंशन आप देंगे? सीएम साहब आपके ये कह रहे हैं। मैं जिस शहर से आता हूँ, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, वहाँ के मेयर का कल का बयान था कि जेजेपी वाले कौन होते हैं, सरकार हमारी है। तो जब बीजेपी के मंत्री, सीएम, मेयर ये बयान दे रहे हैं बार बार, तो हमें आपको कुछ कहने की जरूरत थोड़ा ना दोस्त। और दूसरी बात, पहले आपने पानी पी पी के कोसा बीजेपी को, बाद में आप जाके उनकी गोद में बैठ गए। तो क्या जनता को मूर्ख समझ रखा है? कर्नाटक में जनता ने मकूल जवाब दिया है और जवाब हरियाणा में भी मिल जाएगा आप लोगों को, वक्त का इंतजार कीजिए। रही बात इनेलो के मेरे दोस्त जो बात कह रहे थे, अगर वो एक एमएलए होने के बाद इतनी बड़ी बात कर देते हैं तो आपकी बात ठीक है, सपने लेने से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। अगर मैं पिछले 2 महीने की बात करूं, बड़े ही मातमबुर लोग जो हैं आज कांग्रेस को बार बार ज्वाइन करते चले जा रहे हैं, चाहे वो इनेलो से हो, चाहे जेजेपी से हो, सभी लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और सच्चाई यही है कि कांग्रेस के टाइम पे जो विकास हुआ, जो किसानों के लिए विकास हुआ, वो किसी ने नहीं किया दोस्त। आज पूरा प्रदेश, सड़कें टूटी पड़ी हैं। कभी आइए हमारे यमुनानगर रदौर में, आकर के देखिए क्या हालात है यहाँ पर। सर गड्ढों में सड़क है, नजर ही नहीं आती हैं। आप बात बार बार कर रहे हैं, पेंशनें कट गई लोगों की। आज हमारे यहाँ डेवलपमेंट चार्ज को लेकर के, आपके निगम को लेकर के इतनी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, गरीब आदमी का जीना दुर्भर हो चुका है। मेरी खुद की प्रॉपर्टी मेरे नाम, मैंने 30 साल पहले मकान का नक्शा पास करा लिया था, सब कुछ कर लिया था। आज मुझसे किस चीज़ का डेवलपमेंट चार्ज मांगा जा रहा है? अप्रूव्ड कॉलोनी में 30 साल से रह रहा हूँ, किस चीज़ का डेवलपमेंट चार्ज आप मेरे से मांग रहे हैं? 10,000 20,000। गार्बेज चार्ज आप लोग ले रहे हैं, सफाई वाला कोई आता नहीं है। ये जो ज़मीनी मुद्दे हैं दोस्त, उसको समझिए। राजनीति तो होती रहेगी और ना वो कभी ख़त्म हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता त्राहिमाम कर गई है। और दूसरी बात, सेंटर की नीतियों की बात भी अगर कर लें, आज 400 से 1200 रुपए सिलेंडर बिक रहा है कोई जवाब? कहाँ पेट्रोल का रेट पहुंचा हुआ है? कहाँ सरसों? गुरप्रीत जी आवाज आ रही क्या? गुरप्रीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा अब माइक म्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ आवाज देखिए। नहीं हो पा रही, वैसी बड़ा आरोप गंभीर कांग्रेस और दूसरी लास्ट में आखिरी में बात, मैं आपसे सिर्फ मेरा इतना सा सवाल है, हम नहीं कुछ कह रहे हैं भाई, आप किसके साथ गठबंधन में है? वो बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है, भाई पेंशन तो हम इतनी ही करेंगे, हम नहीं करते 5100। तो उनसे जवाब मांगिए ना, जनता को जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं वो। मैं जवाब दे दूं क्या? ठीक है सर, हाँ हाँ दीदी। हाँ, अभी मेरे भाई ने ये बात कही कि 5100 क्या पेंशन 5100 करेंगे, तो हम बिल्कुल करेंगे। और अगर दुष्यंत चौटाला जी का बयान अगर सुना हो प्रॉपर, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि देखिए, पोस्ट मैंने बताया था कि ये आफ्टर इलेक्शन जो है ये गठबंधन हुआ है। आफ्टर इलेक्शन जब गठबंधन हुआ है तो हमारे खुद के हमने जो है कमिटमेंट जो की थी, हमारा जो घोषणा पत्र था और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, वो दोनों के घोषणा पत्र में हमने जो टीम तैयार की थी, जो है एक कॉमन प्रोग्राम की बात जब चली थी, तो कॉमन प्रोग्राम में जो है दोनों तरफ से जो है उनको मंत्रियों को और सबको लोग, बड़े जो सीनियर लोग थे, उनको जो है मिलाकर एक कमेटी तैयार की गई। 5100 की जो घोषणा है, 5100 की जो हमारी वो थी इलेक्शन की जो घोषणा थी, वो जननायक जनता पार्टी की थी। तो इस बात को उन्होंने बात को रखा, मनोहर खट्टर जी को ने कहा कि हमारी घोषणा 3000 की थी, 5100 की घोषणा जेजेपी की थी। ठीक है, दोनों की घोषणा अलग थी, क्योंकि हम दोनों ने इलेक्शन लड़ा है, तो हमारी घोषणा अलग थी। दुष्यंत चौटाला जी ने बात बोली कि अगर मेरे किसी पत्रकार ने जब से पूछा कि भाई 5100 की पेंशन होगी क्या, तो उन्होंने कहा अभी हमारे पास में 1 साल का समय है, और 1 साल के समय में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको 5100 लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने घोषणा की थी, तो उन्होंने कहा था मेरे 46 एमएलए नहीं है, अगर मेरे 46 एमएलए होते तो मैं पहली कलम से 5100 रुपए कर देता। चूंकि हमारी गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की सरकार में गठबंधन के तौर तरीके से चलना पड़ेगा। यही सवाल जब मनोहर खट्टर जी से पूछा, तो मनोहर खट्टर जी ने बोला कि 5100 को जो घोषणा थी वो जननायक जनता पार्टी की थी, हमारी घोषणा 3000 की थी।
तो हम अब अगले 1 साल के अंदर हम कोशिश करेंगे हम अपनी घोषणा के हिसाब से इसको 3000 को पूरा करें। तो ये देखिए दोनों ने इलेक्शन मिलके नहीं लड़ा है, ये बिल्कुल साफ और सबसे क्लियर है। दोनों की घोषणाएं, मेरी बात सुन लीजिए, दोनों की घोषणाएं अलग अलग है, हमारी घोषणा अलग है, उनकी घोषणा अलग है। हमने मिलकर 75% की जैसे बात थी तो 75% का काम पूरा किया। 50% जो है महिलाओं को जो है हर जगह जो है ना आरक्षण और उस तरीके की सुविधाएं मिले, तो उसके लिए जो है वो भाजपा भी तैयार थी। तो कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम थे, उन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में से 80% जो अपनी घोषणाएं थी वो 80% घोषणाएं पूरी की जा चुकी है। लेकिन जो घोषणाएं जो अलग अलग पार्टियों की हो रही है, उनको भी घोषणाओं को भी मिलकर पूरा किया जाएगा। तो इसका मैंने आपको क्लियरिटी दी है, ये है इसका मतलब। और बात करा उन्होंने कहा, मनोहर खट्टर जी ने कहा कि हमारी सरकार है ये, तो हम भी तो बोलते हैं हमारी सरकार है। हमने कब कहा कि ये सरकार कांग्रेस की है? ये सरकार हमारी है। हमारी का मतलब भाजपा और जजपा की। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी सरकार है ये, उन्होंने कहा हमारी सरकार है। तो हमारी सरकार में दोनों हम में आ जाते हैं जब दोनों गठबंधन होती है, तो दोनों। और आप कभी भी आप देखेंगे जो बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं और हम भी जब भी बात करते हैं तो बात यही होती है कि भाजपा और जजपा मिलकर हरियाणा को नंबर 1 बनाने में लगे हुए, और काम इतना हो चुका है हरियाणा के अंदर कि आने वाले आप समय में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो दोबारा से, अगर प्री गठबंधन जो हमारा जो चल रही है, जो आपस में शीर्ष नेतृत्व का जो डिस्कशन चल रहा है, मिलकर जो इलेक्शन लड़ेंगे, उस इलेक्शन में आप देखेंगे दोनों के दोनों जो है ना जीत कर आएंगे निकल कर। यादव जी बातों को ये घुमा रहे हैं। मैं बयान यहाँ पर रिकॉर्डिंग मैं तो बहुत सीधी सी बात करी है। वो छोड़ दीजिए, मेरा सिर्फ इनसे सीधा सवाल है, मुझे 10 काम वो गिना दें जिसको लेकर के चुनाव में जाने वाले, वो 10 काम गिना दें कि ये क्या कहने वाले जनता को जाके। क्या सड़कें बनी? बुरे हालात सड़कों के। 10 काम? आप क्या बात कर रहे हो? इतने सारे काम है जो कि मतलब जो है, और जो मैंने भी आपके सामने जो बड़े बड़े काम है, 75% हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरी यहाँ के इंडस्ट्रीज में मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी घोषणा थी। बिल्कुल चल रहा है। कौशल योजना के तहत जो नौकरियां हैं, कौशल रोजगार के तहत हर 6 महीने के अंदर, हर साल के अंदर जो नौकरियों का भरमार लगी हुई है, जिसमें युवाओं को नौकरी मिल रही है हरियाणा के अंदर। और अब बात आप जो सड़कों की बात कर रहे हैं, पूरा जाल सड़कों का बिछ रहा है, पूरा जाल सड़कों का बिछ रहा है। सीमेंटेड सड़कें बनाई जा रही है, सीमेंटेड सड़कें। और ये कुछ समय की बात है, क्योंकि देखो सीमेंटेड सड़कें जब बनती है तो पुरानी सड़कों को उखाड़ा जाता है, उसके बाद सीमेंटेड सड़कें बनाई जाती है। और पूरे हरियाणा के अंदर पूरे सीमेंटेड सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए आप, ग्रामीण क्षेत्र में विकास जो है, विकास के नाम पे इतना काम हो रहा है, गलियां पक्की सारी की सारी, पानी की निकासी की कोई दिक्कत नहीं, पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं। तो आप 10 की बात कर रहे हैं, मैं हजारों काम ऐसे गिनवा दूंगा आपको कि मतलब पूरे हरियाणा के अंदर आप देखेंगे पूरी बाढ़ आई हुई है विकास की। यादव जी इनको बताइए बेरोजगारी में नंबर 1 है, इनको बताइए। राजनीतिक विश्लेषक हैं विश्वनाथ मिश्रा, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद रमेश जी। दिनेश जी, सबसे सवाल यही है, ठीक है चलिए, बीजेपी क्या बीजेपी, आप थोड़ा सा, हम कांग्रेस की बात करेंगे। फिलहाल जो इलेक्शन होगा उस क्या है, क्या आपको लगता है एक बार फिर गुटबाजी सामने देखने को मिलेगी? ऐसा कुछ गुटबाजी है या नहीं है? क्योंकि अक्सर ये उठता रहता है कि दीपेंद्र हुड्डा का अलग गुट है और शैलजा जी का अलग गुट है। उसके बाद से अब तो इनको प्रभाव भी मिल गया है बाकायदे। अब तो भाई कर्नाटक के प्रभारी थे रणदीप सुरजेवाला, वहां पर जीत दर्ज की उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उनका भी कद बड़ा हो जाएगा। तो उनका भी 2014 के जो 2024 में इलेक्शन होंगे, उनका भी उसमें दखल होगा। उमेश जी, उमेश जी आवाज आ रही है क्या? मेरे से बोल रहे हैं आप? नहीं, दिनेश जी से, थोड़ी दिनेश जी। अच्छा जी, देखिए यही था कि हाँ, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं दखल का, सबको सम्मान पूरा रूप से दिया जाएगा। सभी हमारे सीनियर लीडर हैं और पार्टी सबका सम्मान भी करती है। और आपस में मिलकर, अगर सुरजेवाला जी ने कर्नाटक में जीत दर्ज करवाई है तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो लोग मिल के लड़े। वहाँ सिद्धेमैया जी और DK कुमार जी मिलकर के लड़े, जिससे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा।
और हम जितने कार्यकर्ता हैं हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, और हमें पता है कि ये सब अब एक है, और हरियाणा में कांग्रेस को जनता अपना मन बना चुकी है सरकार बनाने के लिए, और जनता का सम्मान करते हुए सभी नेता मिलकर के लड़ रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और आने वाला वक्त इस चीज को बता भी देगा। और इंतजार कीजिए, अभी बहुत कोई भी संगठन के भी लिस्ट जल्दी आने वाली है। बाकी रही बात इनकी, इन्होंने कहा बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, सबको पता है। सड़कों के कितने बुरे हालात हैं ये सबको पता है। अब यहाँ टीवी पे बैठ के ये कुछ भी कहते रहे, जमीन पे आए हैं, और आप तो खुद पत्रकार हैं और आपका चैनल घूमता रहता है, तो आप खुद हरियाणा के हालात देख रहे हैं। ये कहते हैं सीमेंट की सड़कें बन रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे आके देखिए हालात क्या है। चलिए अच्छी बात है, ये इसी में जीते रहे कि जी बहुत कुछ हो रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता है कि नहीं है यादव साहब? हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता है कि नहीं है? नहीं यार है, जुड़े हैं। यादव जी मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूँ। वर्कशॉप रोड यमुनानगर के अंदर पिछले इसमें विधानसभा में घनश्याम जी ने इस बारे में उठाया, और दुष्यंत जी ने जवाब दिया कि लिस्ट में इस सड़क का तो नाम ही नहीं था। रदौर की सड़क के लिए एमएलए हमारे बीएल सैनी ने कहा कि अरे भाई क्या कर रहे हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी उन्होंने कहा जी 3.5 करोड़ रुपए हमने पास कर दिया है और 6 महीने में बन जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि वहां चेपियां लग रही हैं। तो सवाल ये है कि अगर धरातल ये नहीं देखना चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि ये ना देखें धरातल, जनता तो देख रही है ना। बाकी तो यहाँ बैठ के जो मर्जी आप बोल लीजिए, सच बोल लीजिए, झूठ बोल लीजिए, जमीन पे आइए, चल के देखिए। सीएम साहब हमारे यहाँ भी पीछे होके गए हैं, और मैं हैरानगी की बात ये मान रहा हूँ कि पहले जब सीएम आते थे तो सारी सड़कें बननी शुरू हो जाती थी, और अब तो सीएम आ रहे हैं तो सीएम की भी कोई परवाह नहीं हो रही है, तब भी सड़कें नहीं बन रही हैं। और बहुत सारे हैं। बड़ा देखिए काम सरकार करती है, साफ करे भाई 4 साल हम रहे, 1 साल बख्शा है, हमारी तैयारी है, हम जनता के बीच जाएंगे, क्या क्या मांगे होगी, क्या चीजें होंगी, तो बड़ा सवाल है। विश्वनाथ जी एक सबसे बड़ा सवाल है, देखिए कर्नाटक की जीत के बाद से कांग्रेस को तो खैर संजीवनी मिली ही है, साथ में उसके जो क्या सिनेरियो बन रहा है आसपास के, जो वो भी कई ऐसे विरोधी दल हैं जो कभी दूर दूर थे, आज कांग्रेस की भी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या कहीं लगता नहीं कि आगे एक महागठबंधन बनेगा, इसमें कांग्रेस भी शामिल होगी और मोर्चा खोल डट कर मुकाबला करेंगे बीजेपी और अन्य उसके सहयोगी दल उनसे? तो ऐसे में 2024 के लिए देखिए हरियाणा में भी इलेक्शन है, लोकसभा का भी चुनाव है। बिल्कुल, देखिए रमेश जी, विपक्ष उत्साहित होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस प्रकार, जिस आधार पर ये कार्यक्रम चल रहा है, अब कम से कम एक चीज बहुत जरूरी है कि अब मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है, उसके बाद उनको मंत्री चाहिए, मुस्लिम चाहिए, उसके बाद फिर उनको फिर शरिया लॉ भी चाहिए होगा। मतलब इस तरीके की चीजों को अगर आप उस आधार पर करेंगे तो ठीक है, तात्कालिक रूप से लाभ मिलता है। और जो विपक्षी दल हैं, देखिए राजनीतिक दलों का मूल भाव क्या होता है, किसी तरीके से सत्ता मिल जाए। जो सामान्य रूप से जितने भी मैं इनको छोटे जितने राजनीतिक दल हैं उनकी तो दशा और दिशा केवल यही है। बड़े राजनीतिक दल चलिए जिनकी अपनी कुछ सोच कुछ विचारधारा होती, कुछ सोच होती है, कम से कम कांग्रेस से अपेक्षा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस भी अब उसी लाइन में खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, इसकी उसको बंद करने की जो स्कीम थी, जो शुरुआत थी, वो कांग्रेस रेजिम में ही हुई थी। उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि साहब इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, चलाया नहीं जाता बहुत लंबे समय तक, ये इकोनॉमी इस बात की इजाजत नहीं देता है। तो कहने का मतलब कि ये तात्कालिक लाभ के लिए जो छोटे दलों को पहले हम लोग आरोपित करते थे कि छोटे दल राजनीतिक रूप से राजनीतिक शुद्धता के लिए खतरा बन रहे हैं या वो उस पर सवाल उठाते हैं, वो अब उसी लाइन में कांग्रेस भी खड़ी हो गई है। अब इन लोगों को अपने दल के सर्वाइवल की चिंता होने लगी है कि अगर कहीं सरकार नहीं बनी तो सत्ता कैसे चलेगी या दल कैसे चलेगा। ये बहुत खतरनाक संदेश है। निश्चित रूप से 2024 का लड्डू बहुत लोगों के मन में फूट रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति चलती हुई नजर आ रही है। सत्ता के लिए मुस्लिम सौदेबाजी का चर्चा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। अब डिप्टी सीएम मुस्लिम चाहिए। अब इस गति पे, जिस गति पे चल रहे हैं आप, ये बहुत खतरनाक मोड़ है।
इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब कांग्रेस से इस बात की वजह पुरानी, आप पहले देखिए पुराने रिकॉर्ड उसमें देखिए तो कांग्रेस का एक अपना नियम होता था, कम से कम बुनियादी चीजों पर तो चलती थी। क्यों? क्योंकि उस आश्वस्त रहती थी कि सत्ता हमारी है। लेकिन जिस तरह सत्ता से वो बीते दिनों बाहर हो रही थी, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा वो नहीं है। लेकिन ये जरूर है, ये चीज जरूर आप कह सकते हैं कि विपक्षी दलों की एकता में एक बड़ा काम आएगा। काम पॉजिटिव पार्ट भी है, नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट ये है कि विपक्षी दलों को लगेगा अब इकट्ठा हो जाओ तो शायद 24 में कुछ कमाल हो जाए। दूसरी चीज, पहले जो कांग्रेस की लीडरशिप में विपक्षी दल एकजुट होने को तैयार नहीं थे, अब उनके बीच में सिर्फ उटव्वल और होनी तय है। वो राजनीतिक क्षत्रप जैसे आम आदमी पार्टी, उन्हें लगता है हम दो राज्यों में हैं। वो तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनको लगता है मैं तो अपने क्षेत्र की बिल्कुल महारथी हूँ, मैं मेरे राज्य में कभी कौन किसी को हमने खड़ा नहीं होने दिया, हमने तो बीजेपी को लगातार हराया है, तो हमारे सामने कैसे कोई खड़ा होगा। कहने का मतलब अब एक लीडरशिप वाली जो समस्या है वो बड़ी गंभीर होने जा रही है विपक्ष के लिए। तुष्टीकरण सबका एक, अब सबने उसको हथियार बनाया है। मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम वोट्स, इन जितने भी विपक्षी दल इकट्ठा हो रही है, कॉमन प्रोग्राम है उन सबके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो फंसने वाली है, जो मैं देख पा रहा हूं, वो है लीडरशिप की। लीडरशिप के लिए अब युद्ध तेज हो गया है, क्योंकि कांग्रेस का क्लेम बढ़ गया है। कांग्रेस अब इस बात को कह सकती है कि हम बड़ी पार्टी है, अकेली राष्ट्रीय और बड़ी पार्टी है, जिसको लीडरशिप मिलनी चाहिए, जिसको ऑपोजिशन के अलायंस का नेता माना जाना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री, कथित रूप से प्रधानमंत्री के पद के लिए उनके दल की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनके दल का हक होना चाहिए। तो अब ये एक जो विपक्ष के लिए एक नया राजनीतिक अखाड़ा तैयार हो गया है इस घटना से। और दिल्ली सरकार के लिए जिसे कहते हैं आप युद्ध कर शुरू हो चुका है, चढ़ाई शुरू कर देंगे अब सारे विपक्षी दल। अगला एक वर्ष हम आप इसको देखेंगे कि खूब उठा पटक होगी, राजनीतिक गुना गणित होगा सारे तरीके से। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस की इस जीत से विपक्ष बहुत उत्साहित है। उनको इस बात की लग रहा है कि शायद बीजेपी को हराया जा सकता है। कल ही कह दिया कि भाई अगले पीएम के लिए दावेदार के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। उन्होंने साफ कहा, कल भी सीएम नहीं बने हैं, हो सकता है घोषणा हो जाए, औपचारिक घोषणा हो जाए। सिद्धरामैया जी बड़े नेता हैं, कद्दावर भी है, और शायद कांग्रेस की जीत में उनका एक अहम रोल भी है। देखिए बिल्कुल, ये यही मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, स्पेशली जो सीएम हैं वगैरह हैं, वो लोग हेलो हाँ, तो वो निश्चित रूप से राहुल गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप की जो उनकी वो सपोर्ट करेंगे, निश्चित रूप से उनको उनका नाम आगे करेंगे। लेकिन विपक्ष के नेता उनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं होंगे। यही सबसे बड़ी जो समस्या आएगी, एकता में ही, शुरुआत में ही, प्रारंभिक चर्चा में ही यही मसला फंसेगा। विपक्ष कहेगा हम लीडर बाद में तय करेंगे, बाकी जो पार्टीज हैं। कांग्रेस कहेगी नहीं, सबसे बड़ी पार्टी हमें, तो हमारा नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। यहां पर सारी लड़ाई उसी पर होनी निश्चित है, ये तय मान लीजिए, हम आप लगातार देखेंगे। और दूसरी चीज ये महत्वपूर्ण है कि जो चीजें प्लान की गई या जो चीजें प्रॉमिस की गई, उनमें से ज्यादातर चीजें जो हैं अचीवेबल हैं, जिनको मतलब आप लागू नहीं कर सकते। ज्यादातर चीजों को आप लागू नहीं कर सकते हैं। अब स्पेशली जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, आप उसको आज तो आप कह देंगे आपने लागू कर दिया, आपको कुछ करना तो है नहीं, आपको साइन कर देना है, ज्वाइन करा देना है। इसका प्रभाव 20-30 साल बाद आएगा ना। उसके बाद देश रहे या कहीं चला जाए, देश की इकोनॉमी बचे या समाप्त हो जाए, आपको इसका मतलब आपको फर्क नहीं है। उसको कैलकुलेट कौन करेगा? क्या फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारा राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम है, क्या वो उस चीज को कैलकुलेट दिनेश जी, यह बड़ा गंभीर आरोप, उनका कहना साफ कि भाई देखिए कांग्रेस ने शुरुआत की, लेकिन ये समझ लीजिए
जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है शायद ये गलत है। कहाँ लगता है, किस तरह के बयान कितने समझ देखिए, में आते हैं? उन्होंने दो बातें करी हैं, मैं उसके बारे में क्लियर कर दूं। पहले तो उन्होंने जहां तक ये मुस्लिम मुख्यमंत्री और उसकी जो डिमांड की बात करी है, देखिए सभी कौमों का हक होता है, क्योंकि वो भी देश के लोग हैं, सबको इस बात का हक है, वो मांग सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जाना पड़ेगा कि ये डिमांड अभी क्यों उठ रही है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उसको बनाया किसने था? उसको बीजेपी ने बनाया था, वो बीजेपी के बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके पीछे साफ साफ बीजेपी का आता है, नजर भी आ रहा है और दिख भी रहा है। और दूसरी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर ये बात करते हैं तो कांग्रेस अपने राज्यों में दे रही है ना आज की तारीख में, और उसके लिए भी कुछ सोच हो गई, कुछ सोचा गया होगा, तभी तो देने की बात की जा रही है और दे भी रही है। हम लोग एक मिनट, आपने ये बताया कि कहां से देंगे आप इसको? मैंने आपको बताया 20 साल बाद इसका पेमेंट शुरू होगा। आप कहां से देंगे? किस खाते से देंगे? कौन रहेगा सरकार में? आपने उसका कोई फंड बनाया? आप उसके खाते में पैसा जमा कर रहे हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूं। आज साइन करना है केवल। कुछ सोचा होगा? आपके घर किसी भी नेता के घर की खेती तो है नहीं है, ये आम जनता का पैसा है। भाई साहब सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। राजनेता है, सत्ता पा जाएंगे तो कुछ भी बेच देंगे, चमड़े के सिक्के चला देंगे, चला दे रहे हैं, चलाते रहे हैं। मैंने यही तो पूछा। आज तो एक दस्तखत करने से काम चल जाएगा, लेकिन कोई फंड बनाया कि जिसमें आज इनकी पेंशन की स्कीम के लिए हमने पैसा यहां से मैनेज कर दिया है, यहां से इस तरह जमा होता जाएगा, आने वाली सरकार के लिए बोझ नहीं पड़ेगा। आप पूरी राजनीतिक नहीं, आर्थिक, अगर आप आर्थिक व्यवस्था को, देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे जाकर के बेच कर खाना चाहते हैं, जैसे यही कांग्रेस सरकार है जिसने ऑयल बॉन्ड करके बेच दिए थे, ऑयल बॉन्ड के नाम पे पैसे उठा लिए थे, जिसको बेचने जिसकी पेमेंट जो है सरकार ने 10 साल की है। सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सुनना नहीं चाह रहे हैं। नहीं बोलिए। अब ऐसा है, सुनिए, बेच कौन रहा है? बीजेपी। बनाया किसने था? कांग्रेस ने। और ये सबको दिख भी रहा है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वो मुझे लगता है भक्ति का चश्मा पहन के बैठा हुआ है। आज LIC इतने सालों से चल रही थी, उसको पब्लिक डोमेन में कौन लेके आया है? बीजेपी लेके आई है। वो NGC किसने बेची है? बीजेपी ने बेची है। हमने तो बनाए हैं। और अगर आज हम पेंशन देने की बात कर रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म भी आपके सामने जल्द लाएंगे। अगर LIC कब बिकी, किसने बेचा? कोई रजिस्ट्री है आपके पास? भाई साहब, LIC कब बिकी और किस रजिस्ट्री है आपके पास? ONGC कब रजिस्ट्री हुई, किसको बेची गई, आपके पास रजिस्ट्री है उसकी? आप लोग कम से कम इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर इस तरह आम जनता को नेशनल चैनल पर भी इस तरीके से झूठ बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब कहते हैं ना, एक झूठ को बार बार बोलो जाए तो वो सच लगने लगता है। तो इस तरीके से जो बातें करते हैं, ये बेच दिया, वो बेच दिया, प्रूफ कोई भी नहीं है इनके पास में बेचने का, कोई भी इनके पास में ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ये ठीक है, मानते हैं झूठ बोल बोल के इन्होंने कर्नाटका तो लेकर चले गए झूठ बोलने के बाद में। ये जो है ना, वहां की जो जनता है वो जो है उनके साथ मुझे लग रहा है विश्वासघात हुआ है, और ये विश्वासघात जल्दी उनके सामने आ जाएगा उनको। आपकी तरह देखिए, आप गोद में तो नहीं जाकर बैठ गए हम। अरे आम आदमी पार्टी का आपका कितना सिर फुटबॉल हुआ है, और मैं और कितनी जगह बताऊं आपको कि मतलब अगर आम आदमी पार्टी ने बोला था कि अगर भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो वो कांग्रेस है, लेकिन सबसे पहले गठबंधन आपके साथ हुआ उनका। और मैं कितनी पार्टियों के नाम ऐसे गिनवाऊं, चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, या कहीं की बात कर लो आप लोगों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा, एक दूसरे को खूब गालियां दी, और उसके बाद में आप लोगों ने गठबंधन किया। कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए, कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आप लोगों की हालात क्या है, या दूसरों पर आरोप मत लगाइए। हम तो सिर्फ हरियाणा तक सीमित हैं, और हरियाणा तक सीमित होने के बाद में हरियाणा की अगर हमें भलाई देखनी थी, क्योंकि जो जिस तरीके का जो मैंडेट दिया था हरियाणा में, उस मैंडेट के हिसाब से बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली थी। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि दोबारा से हरियाणा को जो है इलेक्शन में झोंका जाए, तो हरियाणा की बेहतरी के लिए हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, ताकि 5 साल सरकार चले और 5 साल हरियाणा को विकास मिले। हम नहीं चाहते थे कि दोबारा से झोंका जाए। तो इसीलिए कहने से पहले मेरे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, पूरे देश में ये देख लीजिए कहां कहां आपने गठबंधन किया, किस किस को आपने गालियां दी, किस किस को गालियां देने के बाद साथ लिया, और किस किस ने आपको गालियां दी, उसके बाद भी वो आपके साथ आए। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि मतलब आप जो हमें इस तरीके से बता रहे हैं कि इन्होंने गठबंधन कर लिया। आपका पूरे देश में इस तरीके के हालात है, और अभी तो जो ये विपक्ष के जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो आपको गालियां दे रहे हैं, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं हो रहे नीतीश,
कि हम नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। वहां से अब देखें आप जो है बंगाल के अंदर से ममता जी खुद बनना चाह रही हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। मैं केजरीवाल जी अपना झंडा लेकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा मैं। तो इनकी जो हालात है, आज ही इनके सर फुटबल चल रहा है इनका प्रधानमंत्री पद के लेकर। और फिर उसके बाद में हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा में कांग्रेस के और इनेलो के हालात आपने देख ही लिए, किस तरीके से गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, हालात ये हो चुकी है इन लोगों की। लेकिन उसके बावजूद भी एक कर्नाटका जीतने के बाद में, सिर्फ कर्नाटका जीतने के बाद में इतनी खुशी कि खुशी जो है इनके जो है सीने में समा नहीं रही है। इन्होंने सोच लिया पूरा देश जीत लिया हमने। अरे आप पहले वहां मुख्यमंत्री तो बना लो भाई, बाकी बात तो बाद में करेंगे हम। विकास कहां से करोगे, अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बनने। दोनों के घर के आगे होर्डिंग लग चुके हैं, हमारा सीएम कैसा हो, सिद्धू रमैया जैसा हो, और ऐसे ही दूसरे के यहां भी लग चुके हैं। दोनों के जो दोनों ही बंदों के जो अपने जो उनके अपने जो लोग हैं वो आपस में लड़ने अभी से शुरू हो गए। अगर इन्होंने गलती से भी किसी को एक को सीएम बना दिया तो इनकी हालात जो है राजस्थान वाली हालत हो जाएगी, जहां वहां पे भूख हड़ताल में बैठ गए। तो गहलोत का और वहां पे सचिन पायलट की क्या हालत चल रही है वो सबको दिख रहा है। वो आज इनका जो राष्ट्रीय जो इनका जो राष्ट्र लेवल का जो इनका जो ऊपर के जो बैठे हुए हैं लोग हैं, आज इनके खुद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो जो हमारे जो सीनियर है वो बनाएंगे। अरे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो भाई, आपका भी कोई सीनियर है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कोई सीनियर होता है क्या? ये पहली बार सुना जब उनकी मैंने भाषण सुना कि ठीक है जी, हमारे जो राष्ट्रीय लेवल के जो सीनियर हमारे लीडर हैं वो मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे सीनियर होता है। लेकिन वही बात कि रिमोट कंट्रोल जो चलता है, चाहे मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल से चले, चाहे और भी कोई कंट्रोल से चला, आज जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के, सोनिया के हाथ में है। वो अपना निर्णय नहीं ले सकते, वो किसी को भी सीएम नहीं बना सकते। जीत तो लिया इन्होंने झूठ बोल बोलकर, लेकिन सीएम बनाने में जो इनकी 3 दिन से हालत खराब हो रही है तो सोचने का विषय है। और जो सुरजेवाला जी जो है ना, जो हरियाणा में फेल हो गए, आज वहां कह रहे जी हमारे पप्पू पास हो गया वहां जाके। अरे कहां से पप्पू पास हो गया भाई? अलग सिनेरियो है कर्नाटका का, अलग चीजें हैं वहां की, अलग चीजें हैं। आप आइए तो सही, दिल्ली के करीब पहुंचिए तो सही, हरियाणा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीजों का। उनका मानना लोगों का यही था कि वहां पे ज्यादातर जो जेटीएस और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारी हुई थी, इस वजह से कांग्रेस को फायदा मिला। हालांकि वहां पे भी ऐसा नहीं डी शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच मतलब अंदरूनी खबर ये थी, कलह था, लेकिन कांग्रेस ने इसको जगजाहिर नहीं होने दिया। वहां पे पहली बार दिमाग काम किया, फर्स्ट टाइम, कि वहां जो अंतर कलह थी वो दिखाई नहीं दी। लेकिन जो अभी सीएम बने नहीं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। दिनेश जी देखिए, एक तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो इनेलो के 2 फाड़ होकर के पार्टी बनी, जग जाहिर झगड़ा घर का देखा सबने, वो दूसरे को क्या उंगलियां उठाते फिर रहे हैं। दूसरी बात, इनको ममता जी भी आके बता गई, इनको नीतीश जी भी आके कह गए, क्या उनके कोई ऐसे बयान अभी तक आए हैं किसी के भी कि जी हाँ प्रधानमंत्री मैं बनूंगी? अभी आपने बोल लिया, या तो बोलने दीजिए या फिर आप भी बोल लीजिए। सुन रहे हैं हम आपकी बात। दूसरी बात ये है, तकलीफ नजर आती है, क्योंकि तकलीफ नजर इसलिए आती है, ये 8 सीटों या 10 सीटों वाली पार्टी आज एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को, इतनी बड़ी जीत को हजम ही नहीं कर पा रही है। और वो आज बोल रहे हैं जिसके अंदर खुद अभी सरकार में होते हुए इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सीएम को कह सके कि भाई क्या बात, हम सरकार में नहीं है जो बार बार ऐसा बोल रहे हो। इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो फाइलें बनाए बैठी हैं इनकी भी। बाकी बात ये, जितनी मर्जी बात कहते रहे, दिल्ली के नजदीक भी आ रहे हैं, अगले 3 इलेक्शन छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके भी दिखा देंगे। दूसरी बात, जहां तक आपने बात सीएम की, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मेरा नेता बने, लेकिन डीके शिव कुमार जी ने बार बार ये बयान दिया कि सिद्धरमैया जी मेरे नेता हैं और हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन फिर भी इनको लगता है, क्यों, इनका काम है, ये तो कहेंगे इनको तकलीफ है कि कर्नाटक कैसे जीत गए हैं हम लोग, और ये तकलीफ हम समझ भी पा रहे हैं। और अभी ये तकलीफ जब अभी आइए, इनको चुनाव में जाना है हरियाणा में, और फिर उसी टाइम आइएगा, फिर बात करेंगे, यही प्रवक्ता होंगे और हम भी होंगे अगर जिंदगी रही, तो फिर हम इनसे पूछेंगे कि हालात क्या हुए। जनता दौड़ा दौड़ा के भगाएगी गांव से, जिस तरह से इन्होंने ये बात की है। रही बात गठबंधन की, बार बार बात करते हैं, जमीन पे आगे देखिए कितना बुरा हालात हो रहे हैं आज।
कितने लोगों के राशन कार्ड कट चुके हैं, कितने लोगों की तंगी हो रही है, डेवलपमेंट चार्ट के नाम पे कैसे लूट खसोट हो रही है, सड़कें बुरी हालातों से टूटी पड़ी हैं, फिर भी इनको नहीं दिख रहा, नहीं समझना चाह रहे। और रही बात झूठ की, इन्होंने, मेरे दूसरे साथी ने पूछा कि LIC कैसे बिकती मेरे भाई। अब बात सवाल ये है, उसका पब्लिक शेयर आप लेके आए, क्यों गवर्नमेंट ने अपने शेयर को मार्केट में दिया? बेचने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी बिल्डिंग थी जिसकी रजिस्ट्री करा दी। अरे भाई पब्लिक शेयर था, आपकी अच्छी भली सब कुछ चल रहा था, क्या जरूरत है? और वो पैसा लगाया किस, और दूसरा LIC ने अपना सारा पैसा अडानी में लगा दिया, उसके बारे में तो कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। और किसके इशारे पे LIC पैसा लगाती जा रही है? अरे भाई कभी रजिस्ट्रियां होती हैं क्या? अपना शेयर ही तो बेचा जाता है। इतनी समझ तो एक बच्चे को भी आज की तारीख में, मेरे पास 100% शेयर है, उसका लाभ मुझे आता है 100%, और मैंने पब्लिक में आके कह दिया भैया खरीद लो इसका शेयर, अब इसमें से लाभ तुम भी ले लेना। इतनी कॉमन सी बात है, फाइनेंशियल बात समझाने चले हैं। कहते ONGC कैसे बिकी? अरे भाई ONGC का 100% शेयर गवर्नमेंट के पास था, तो क्यों आपने पब्लिक डोमेन में लेके आए, जबकि सबसे प्रॉफिटेबल है ONGC, ये सभी जानते हैं। मेरे अपने परिवार के लोग उसमें जॉब करते हैं, वो जानते हैं सारी चीज को। अब वो सवाल ये है कि ये कोई भी तर्क देते रहे, कोई भी बात करते रहे। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, मेरी दुकान थी करियाने की, बहुत बढ़िया चल रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं क्यों कहूंगा भैया तू मेरा साझेदार बन जा बीच में आके? मुझे क्या दिक्कत हो गई थी भाई? तो अगर मैं साधारण शब्दों में इतना समझा पाऊं और समझ पाए ये कि भाई जब एक इंस्टीट्यूशन कमा रहा होता है, सारा पैसा गवर्नमेंट को खुद आ रहा होता है, तो क्या जरूरत पड़ी है लोगों को कहने की आओ भाई तुम भी इसमें हिस्सेदार बन जाओ? क्या शेयर जिसके पास होते हैं वो हिस्सेदार नहीं होता? या नहीं होता वो हिस्सेदार? कह दो, इसको भी ये डिनाई कर दे। 20,000 करोड़ अडानी का किसमें लगा, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। चलिए जनता जवाब दे रही है ना। और वक्फ बोर्ड की जिन्होंने बात करी कि वहां मुस्लिम मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार जरा जाके देखिए, उनको दिखाइए खोल के कि वो जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है वो कौन है, किसने बनाया था उनको। बाकी दूसरी बात है, सबको सम्मान देंगे, सबका साथ है। अभी इनको तकलीफ ये हो रही है कि 12% मुस्लिम थे वहां, बाकी और कौमों को मिला के, अरे इतनी वोट 46% वोट कैसे आ गया कांग्रेस को? 12% मुस्लिम वोट के साथ ही जीत गई क्या वो? JDS को भी तो गया होगा ना वोट। हमें हिंदुओं ने भी वोट किया मेरे भाई। ये कॉम्युनल कार्ड खेलना बंद कीजिए। अगर आप जैसे बुद्धिजीवी लोग भी आकर के ये बातें करेंगे तो फिर देश का क्या होगा? मैं हर मीटिंग में यही पूछता हूँ, सवाल करता हूँ बार बार, मोदी जी ने क्या कहा? केवल यही तो जाके कहा ना मुझे 91 गालियां दी, मुस्लिम, बजरंग बली जी। अरे मेरे भाई उन्होंने जवाब दे दिया, आपका कोई कार्ड नहीं चला वहां। जनता थक चुकी है, जनता सब कुछ देख रही है, गलतियां सभी से होती हैं, हमसे भी कभी हुई होंगी, जिसकी सजा हमें मिली। राहुल जी ने क्लियर कहा था, और राहुल जी ने आज तक कभी एक भी स्टेटमेंट दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो बार बार सड़क पे निकल पड़े, लोगों के बीच में गए, उन्होंने लोगों के बीच में जाके यही बात कही कि भैया मोहब्बत चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए आपस में। एक भी स्टेटमेंट मुझे दिखा दो राहुल जी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाह रहा हूँ। ठीक है, समय आएगा, हम बड़े भाई की तरह खड़े हैं, जो गठबंधन बनेगा। पहले भी यूपीए चलता रहा है, यूपीए में गठबंधन में सरकारें रही हैं। ये क्या करती है बीजेपी? अपने ही गठबंधन के लोगों को खा जाती है। तभी तो नीतीश जी भाग गए जल्दी से, उनको समझ में आ गया मेरा हाल भी वही करेंगे जो उन्होंने अकाली दल वालों का किया है। और जेजेपी का भी अब यही हाल होने वाला है। अब समय के अनुसार देखिएगा क्या होने वाला है। वो ठीक है, आज ये जो मर्जी अपने डिफेंड करे, जैसा मर्जी करे, वक्त तो दिखा देगा आज की तारीख, और वो नोट कर लीजिएगा। और बीजेपी उस टाइम तो बोल करके आई अब की बार 70 पार, 40 पे आकर के रुक गई थी। तो ये ठीक है, कहने को बहुत कुछ है, आप जितनी मर्जी बातें कहते रहिए, जो मर्जी करते रहिए, जनता देख रही है, मन बना रही है, हम जनता के बीच में रहते हैं और उनकी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या एक भी बार किसी ने पूछा 400 का सिलेंडर 1200 में क्यों बेच दिया जा रहा है? क्या किसी ने ये पूछा पेट्रोल कहां जा रहा है? किसी ने पूछा डॉलर कहां जा रहे हैं? काला धन कहां है? चाइना को कौन सी लाल आंखें दिखा रहे हो? यादव जी मैं बोलूंगा कुछ मुद्दों, एक मिनट लास्ट अपना वाक्य खत्म करूं। आप मुद्दों की बात कीजिए, और देश की स्थिति तभी सुधर सकती है जब आप मुद्दों पे बात करेंगे। और राहुल गांधी क्लियर मुद्दों पे बात कर रहे हैं आज की तारीख में, और जो वो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। उनका घर तो खाली करा लिया दोस्त, उन्होंने स्टेट ही खाली करा लिया आपसे। अब इंसानियत नहीं बची है। एक देश जिसको आजादी दिलवाने में इतना बड़ा हाथ रहा कांग्रेस का, और झूठ पे झूठ बोल के हर बात को नेहरू जी पे ले जाके क्या हासिल हो रहा है भाई? इतने जनता बहुत देर तक बेवकूफ नहीं बन सकती। इंतजार कीजिए, 24 का भी इंतजार कीजिए और हरियाणा का भी इंतजार कीजिए।
और जेजेपी के लिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आप लोग अपनी एक मुख्यमंत्री की सीट भी बचा गए तो बहुत बड़ी बात हो गई इस बार, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। अब यादव जी, एक मिनट, मैं आपकी बातें हो गई। एक मिनट, मुझे एक मिनट जब एक मिनट खाली, थोड़ा सा मुझे कहीं मीटिंग में आपकी बातें हो गई यादव जी। ठीक है। हाँ, आप अपनी जवाब तो सुनते जाइए, आपने जो बोला है उनका जवाब तो सुनते जाइए। आपने एक बात बोली 2004 में कि पेट्रोल प्राइसेस क्या थी? यादव जी, एक मिनट भाई साहब, हाँ, एक मिनट भाई साहब, यादव जी एक मिनट, आप ये बताइए, इन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता चाहता है कि उनका मुख्यमंत्री बने, मुझे लगा छोड़ के चले गए क्या बीच में? एक्चुअली हर कार्यकर्ता चाहता है कि उनका मुख्यमंत्री बने, तो ये कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं या खाली उन मुख्यमंत्री जो बनने वाले उनके हैं? इनसे पूछना था, लेकिन ये भागी गए जो है ना डिबेट को छोड़कर। उनसे ये पूछिए कि ये कार्यकर्ता कांग्रेस के थे क्या या उन लोगों के कार्यकर्ता थे? अगर उनके कार्यकर्ता थे तो कांग्रेस का रोल कहाँ के चला गया इसके बीच में? मतलब एक नेशनल पार्टी जो है उनके कार्यकर्ता ही नहीं है, कार्यकर्ता है तो सिद्धू रमैया के हैं वो, इसका मतलब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि सिद्धू रमैया बने वहां पर। तो इसका मतलब सीधा सा क्लियर है कि अपने कार्यकर्ता या अपने कांग्रेस के दम पर ये लोग नहीं चुनाव जीते हैं। ये जनाब जो जीते, ये दोनों जो फेस है, ये इनके पीछे चुनाव जीता है इन्होंने। दूसरी बात एक इनसे पूछना चाहता था मैं, लेकिन जो चले गए ये, कि इनसे एक सवाल था मेरा कि खड़गे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी क्या है, वो कौन सी पोस्ट पे है, वो कांग्रेस के अंदर क्या उनकी हैसियत है अगर हम संगठन की बात करें? वैसे तो ये जो है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, और ये सोनिया गांधी की और अपने राहुल गांधी की आज की डेट में कंपनी है ये, उससे पहले इंदिरा गांधी से चली आ रही है कंपनी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं मतलब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर ये कहना पड़े कि शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि सीएम कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तुम ही हो भाई, तो शीर्ष नेतृत्व कौन हो गया? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी शीर्ष नेतृत्व में गिनती है उनकी, तो राहुल गांधी किस पोस्ट पे है? फिर उनकी पोस्ट भी तो हमें पता चलनी चाहिए, वो ही पोस्ट बताने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ ऐसे चंद सवाल थे जिनका जवाब हम मांगते, लेकिन वो चले गए यहाँ से छोड़ के। नहीं, एक मिनट भाई साहब, आपने और एक पेट्रोल क्या हम डीजल पर धन्यवाद करेंगे क्या पेट्रोल डीजल? हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। अब पेट्रोल डीजल पर ये सवाल उठाते हैं, आप उनसे एक लाइन में पहला सवाल पूछिए। 2004 में आपने टेक ओवर किया, पेट्रोल प्राइसेस दिल्ली में क्या थे? 35 रुपए थे। आपने जब छोड़ा पेट्रोल प्राइसेस क्या थे? 80 रुपए, 79 पॉइंट समथिंग 80 रुपए थे। मोर देन डबल आपने करके दिया था 14 में, उसके हिसाब से 14 से 24 में क्या डबल हुआ? आप सवाल ही नहीं करते हो। ऐसे ही गैस प्राइस पे चले जाओ ना, आप शांति से सुन लेते हो। दिक्कत यही बीजेपी नेताओं के साथ भी है, तो आम जनता को लगता है अरे भाई बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। ये ऐसा ही करके दूसरी चीज, इन्होंने डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने एडवांस में पैसा लिया था, जो विदेश से इंपोर्ट करते थे। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, इन्होंने उसके लिए वो ज्वाइंट आम जनता से पैसा उठाया इस आश्वासन पे कि बाद में पैसा दिया जाएगा। वो जो बॉन्ड्स इन्होंने जारी किए, वो अभी तक उसका पेमेंट पिछले साल तक हुआ है। 10 साल तक इन्होंने जो पैसा इन्होंने खा लिया, डीजल मंगवाया, पेट्रोल मंगवाया, उसके बाद उस पैसे को सरकार को मिला, सरकार ने उसको खा डाला, उसका पेमेंट अगले 10 साल तक सरकार करती रही। सरकार जो आज मंगवा रही वो तो दे ही रही, पिछला उधार भी चुका रही है। समझ लीजिए कि आपने 10 साल इन्होंने घर का खर्च चलाया और उसके बाद उधार लाके राशन खर्च चलाते रहे। अगली बार अगला आया, उसने घर का खर्च भी चलाया, पुराना राशन का चुकता भी करता रहा। पेट्रोल प्राइसेस की बात करते हैं, जस्ट मोर देन डबल है। ये सब आंखों में धूल झोंकते हैं। आप बीजेपी का देखिए, समस्या यही है, बीजेपी नैतिकता की बात सोचती है चीजों को। ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो व्यक्तिगत लाभ से ऊपर देश को ही रखते हैं। बस यही दुर्भाग्य है देश का कि दूसरे एलिमेंट्स जीत जाते हैं। जो डिविसिव एलिमेंट्स हैं, जो बंटवारा करने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, वो जीत जाते हैं। क्यों? आप उसका जवाब उसी मजबूती से नहीं दे पाते हो। पूरी आक्रामकता से उनको पूछिए पलट करके। 4 में आए तो डीजल पेट्रोल कितने का था, 14 में छोड़ा कितने का था,
आज कितना है, उसी रेशियो में लगा लो। क्या है, नहीं है तो पहले माफी मांगो, तुरंत बोलिए पहले माफी मांगो। डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, सीएनजी, सारे प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए, सबकी कॉस्ट उठाकर देख लीजिए, ये केवल आंखों में धूल झोंकते हैं। ओपीएस की बात करते हैं, इनको लगता है इन्हीं के नेता ने एक बयान था, उन्होंने कहा अभी हमको करना क्या है, कौन सा हमको अपनी जेब से देना है। वो तो 25 साल बाद, 30 साल बाद जब नंबर आएगा तो देखा जाएगा, जिसकी सरकार, पता नहीं किसकी सरकार होगी, वो झेलेंगे। ये यही करते हैं, यही इन्होंने किया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पैसा एडवांस में लेकर के और खा गए, 10 साल खाया इन्होंने, उसकी भरपाई अभी तक सरकार कर रही थी। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस तरीके से राष्ट्रद्रोही नेता है ये केवल और केवल अपना खजाना भरते हैं। इनके जो दोनों नेता हैं जिनकी सूरत आप सामने देख रहे हैं, इनके खिलाफ 5-5 हजार करोड़ की इनकी संपत्तियां हैं। ये जो आपके डीके शिव कुमार हैं, ये महीनों जेल में रहकर आए हैं, ईडी की अभी जांच चल रही है, सीबीआई की इंक्वायरी जारी है। देखिए, कोई जांच अकारण नहीं होती है। मैं यही पूछता हूं, यही नीतीश कुमार विरोध करते हैं ना, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ कभी ईडी नोटिस जारी हुई क्या? अगर आपने गलत आर्थिक नुकसान नहीं किया, आर्थिक कहीं धोखेबाजी नहीं की होगी, तो आपको ईडी और सीबीआई कहां बुला लेगी? उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनको देखिए, कभी किसी ने बुलाया क्या? उन्होंने तो बीजेपी को कभी पनपने नहीं दिया उड़ीसा में। लेकिन ये ऐसे धोखेबाज भी करते हैं लोग, राजनीतिक रूप से आम जनता के साथ इतना धोखा करते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जो लोग बैठे हैं, जो उनका वोट नहीं करते हैं, उससे आम जनता का नुकसान बहुत हो रहा है। ये जरूरी है कि जो लोग स्पेशली बीजेपी और जो दूसरी पार्टीज हैं, उनको बहुत सख्ती के साथ उनको टैक्स रखना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए कि साहब ये आप गलत कर रहे हो, इस गलती को पहले सुधारिए, उनसे तुरंत बोलिए, फैक्ट चेक करके बताइए, मैं बता रहा हूं इस समय इतना रेट था। आप कहिए कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आपने ये किया था, इसकी भरपाई इतने दिन तक हुई है, इसको नेट से चेक करिए आप। लेकिन आप इस रूप से अगर चीजें नहीं पुटअप करेंगे तो आम जनता, जो दर्शक होता है, उसको सुनने में लगता है हाँ भैया देखो यार महंगाई तो हो रही है, देखो बीजेपी वाले बिल्कुल चुप है, देखो ये जेजेपी वाले चुप है, देखो जो सत्ता में बैठे वो चुप है। सही बात कहा उसने कि देखो भाई गलती तो है, बहुत महंगाई हो रही है। लेकिन 5 साल 10 साल के बीच में वो तो लूट कर खा गए। आम जनता चिल्ला इसलिए नहीं पाती है कि उसके पास एक ही हथियार है, वोट देना। एक बार आपने मूर्ख बना के उससे वोट ले लिया तो वो बेचारा तो ठगा रह जाता है, उसको पता ही नहीं क्या होना है आगे। ये जिम्मेदारी आपकी है। जब आप भाई रिंग में जब आप खड़े हैं, बॉक्सिंग रिंग में आप खड़े हैं, दोनों के बीच में ही मुकाबला है, तो आम जनता तो दर्शक की श्रेणी में है ना। वो तो बेचारा कर क्या सकता है, उसको जो जिसकी वो यूं कह लीजिए कि वो जज की कुर्सी पे बैठा है, दोनों वकील में जिसकी बात सही लगी वो उसने उसके पक्ष में निर्णय दे दिया, जज कर लिया। तो ये काम आपका है कि आप अपने केस को मजबूती से रखिए आम जनता की अदालत में। अगर आप उन चीजों को, उन फैक्ट्स को नहीं रखेंगे जो आम जनता को चुभते हैं, तो आपके लिए इस विश्वास मानिए चलना मुश्किल होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं जो स्पेशली जो विश्वास, एक मिनट राज जी, बहुत लेट जुड़ी हैं। आम आदमी पार्टी क्या तैयारी 2024 को लेकर, क्या लगता है हरियाणा में क्या कुछ कर लेगी, या फिर जो भी लोकसभा की चीजें होंगी? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 में सर हरियाणा में फुल फ्लैश सरकार बनेगी, पूरी तैयारियां हैं हमारी, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। कल भी जलंधर सीट जीती है, आपको पता है, और आने वाले समय में फुल बस अब तैयारियों में है। देखो हर जगह धरना प्रदर्शन, हर जगह कहीं भी किसी के साथ कुछ गलत होता है तो आम आदमी पार्टी उसके लिए खड़ी होती है। और वैसे भी शिक्षा के नाम पे जीतेगी आम आदमी पार्टी। हेल्थ के ऊपर जो काम कर रही है आम आदमी पार्टी, उसके लिए जीतेगी हरियाणा में 2024 में जो सरकार बनेगी। जैसे पंजाब में, दिल्ली में अच्छे एजुकेशन और हेल्थ को लेके अच्छे काम हो रहे हैं, तो उसी के बिहाफ पे आने वाले समय में हरियाणा के लोग भी मतलब दूसरी पार्टियों से अपना वो किनारा करेंगे और बदलाव के लिए मौका जरूर देंगे आम आदमी पार्टी को 2024 में, क्योंकि लोग परेशान हैं, बहुत परेशान है लोग पहले से, क्योंकि
कांग्रेस ने क्या करा था, कांग्रेस ने एजुकेशन का बेड़ा गर्क करा। वो पौधा लगाया एक कि बच्चे को 5वीं तक जो है स्कूल पास करना ही करना है, पक्का ही करना है, भले वो पढ़े भले ना पढ़े। और बीजेपी ने उस पौधे को बड़ा करा, पानी देकर उस पौधे को बड़ा करा, स्कूल ही बंद कर दिए, बहुत तरह के स्कूल बंद कर दिए। हेल्थ का बुरा हाल है, हॉस्पिटल्स में जाइए आप, बहुत बुरा हाल है हरियाणा में हॉस्पिटल्स का। कोरोना टाइम में कितना बुरा हाल हुआ लोगों का। और आम आदमी पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी। मैं एक चीज बताऊं, मैं आप जो है यादव साहब, हमारी अभी बहन जी जुड़ी है, इनको ये शायद इनको पता नहीं, चलो हरियाणा की बाद में बात कर लेंगे, अभी कर्नाटका की बात कर लें क्या। कर्नाटका में इन्होंने लगभग 200 से ज्यादा जो है इन्होंने एमएलए के उम्मीदवार वहां पर उतारे। 0.5 या 0.6% मात्र इनका वोट प्रतिशत है जो कर्नाटका में इनको मिला है। उसके बाद में अगर बात करें कि एक भी ऐसा एमएलए का इनका दावेदार या जो वहां पे इलेक्शन लड़ाया है वो मात्र 900 या मैक्सिमम में 1000 वोट तक पाया है। इससे ज्यादा कोई भी कोई वहां का एमएलए का कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का 1000 वोट से ऊपर नहीं गया है। तो मात्र 0.5 या 0.6% इनको वोट प्रतिशत मिला है कर्नाटका के इलेक्शन में। तो क्या ये मुद्दे कर्नाटका में लेकर नहीं गए थे क्या? जो मुद्दे जो अभी इन्होंने गिनवाए हैं ये सिर्फ हरियाणा के लिए मुद्दे हैं क्या? ये मुद्दे तो उन्होंने कर्नाटका में भी बताए होंगे सब लोगों को। इन्होंने बाकायदा वहां पे फुल फ्लैश लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये गठबंधन में गए थे लड़ने के लिए या क्या करने गए थे वहां पे। ये फुल फ्लैश वहां पर लड़ने के लिए गए थे और फुल फ्लैश लड़ने की हालत यह है कि कोई 500 वोट पाया, किसी ने 600 वोट पाई, किसी ने 900 वोट पाई और इनका मैक्सिमम एक ऐसा विधायक है जिसको 1000 वोट मिली है। तो जब ये मुद्दे लेकर वहां पहुंचे थे और इन मुद्दों के बाद में इनकी हालात 500 वोट या 600 वोट पर रह गई है, तो आज ये हरियाणा की बात कर रही हैं। आप इनको शायद मालूम है कि नहीं मालूम है कि हरियाणा के अंदर ना इनके पास प्रदेश अध्यक्ष है, ना इनके पास 22 जिलों में इनके पास में जिला अध्यक्ष है, ना इनके पास में कोई टीम है। पूरा का पूरा जो संगठन है वो भंग हो चुका है। इनके पास में हरियाणा के अंदर आज की डेट में संगठन नाम की चीज नहीं है। ये किस बेस पे लड़ना चाहते हैं, किस बेस पे ये लड़ाई लड़ेंगे, इनको खुद नहीं पता है। जो आज अब तक अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाए, जो आज तक अपना जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, जो आज तक जिले की टीम नहीं बना पाए वहां पर हरियाणा के अंदर। कर्नाटका इलेक्शन था, थोड़ा जी बात सुन लीजिए पूरी, आप जवाब दीजिए अपने टाइम में। आप बात सुन लीजिए पूरी। कांग्रेस भी क्या करते हैं, कांग्रेस के विधायक भी तो बिकाऊ बैठे रहते हैं। आप बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए आप ना। आप ये बताइए मुझे, आप दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, आप कहाँ से हैं? आप हरियाणा से हैं। हरियाणा में कहाँ है आपका संगठन, बताइए आप कौन है प्रदेश अध्यक्ष आपका? सर मैं कह रही हूँ संगठन रेडी है, बहुत जल्दी से रेडी है, कागजों में रेडी है, कहाँ रेडी है? कह सकते हैं आपके हमारे पास कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी नहीं कहाँ रेडी है अब ये तो बताइए। कागजों में रेडी है, क्यों नहीं लेकर आ रहे उस संगठन को? आप प्रदेश अध्यक्ष आपके पास नहीं, जिला अध्यक्ष आपके पास नहीं, जिले की टीम आपके पास नहीं, प्रदेश की टीम आपके पास नहीं, और आप सरकार बनने जा रहे हैं। बताइए, जिले में टीम है नहीं, सरकार बनाने के लिए आपको संगठन चाहिए होता है, संगठन आपके पास नहीं, मुद्दे आपके पास नहीं। इन्हीं मुद्दों को लेकर गए थे ना आप कर्नाटका। हर जगह जो मुद्दे मैंने बताए हैं बहन जी, इन्हीं मुद्दों को लेकर कर्नाटका गए थे ना आप। आपकी हालत क्या रही वहाँ पे? लोगों ने ये तो नहीं है कि 0% आम आदमी पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ी है वहाँ पे। 0.6% क्या होता है? 0.6% क्या होता है? पहली बार इलेक्शन लड़ने के 8% पहली बार आप राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी हैं। आप कांग्रेस की बात, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। हाँ, पहला इलेक्शन नहीं बोलेंगे इसको आप कि पहला इलेक्शन। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी अगर 0.6% लेकर आ रही है तो सोचना पड़ेगा आपको और आपके केजरीवाल जी को कि हालात कहां पर पोजीशन में है। अब हरियाणा को तो भूल जाइए, अब हरियाणा की तरफ देखिए मत। आपको हरियाणा में तो अब संगठन नहीं बना पा रहे हैं आप, बाकी तो बात छोड़िए आप। संगठन रेडी है सर। बहन जी रेडी है, 1 साल इलेक्शन का रह गया, आप संगठन ही रेडी आप बना के बैठे कागजों में। पिछले 8 साल से हरियाणा किसने रोका है आपको घोषणा करने के लिए? घोषणा करने के लिए किसने रोका है संगठन का? संगठन की घोषणा किसने कहा है रोकने के लिए? क्यों रोक रखी है आपने? जब से पंजाब में इलेक्शन लड़ा गया है, पंजाब में सीटें आई हैं इतनी ज्यादा, तब से हर बंदे के लिए हरियाणा में धरना प्रदर्शन हर जगह आम आदमी पार्टी खड़ी होती है। 8 साल से कांग्रेस चुप कर बैठी थी,
मैं किसने आपको लिया बता दूं, मेरी कांग्रेस अगर ने? आप पंजाब की बात करते हैं ना, तो पंजाब का सिनेरियो बिल्कुल अलग है हरियाणा से। नहीं, आप कह रहे हो ना, आप समझिए सिनेरियो को, आप इलेक्शन के सिनेरियो पे जाइए। आप आम आदमी इलेक्शन की पार्टी पोजीशन आज क्या है? बात छिपके नहीं बैठी वहाँ किसी से। जहाँ कांग्रेस आप जीरो हरियाणा होती में है, वहाँ आम छिपके आदमी बैठे हो। पार्टी आती है। कांग्रेस छिपके जहाँ बैठी है। कांग्रेस का सिर्फ वोट परसेंटेज है जो आपकी तरफ मूव करता है, 8 इसके साल अलावा से कुछ नहीं है आपके कांग्रेस पास में। छिपके बैठी है। जो कांग्रेस ने करा वो बीजेपी ने उसको पानी देके बढ़ाया सर। एजुकेशन अच्छा, आप का गठबंधन नहीं बेड़ा करेंगे फिर कांग्रेस के साथ में? हो रही है। हम गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ? आप हरियाणा गठबंधन नहीं करेंगे? नहीं गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के आम साथ? आदमी पार्टी किसी के थोड़ा साथ गठबंधन। समय का जब अभाव पिछली बार है, जब इस वजह पिछली से बार आपको थोड़ा बता सा- दूं, बनी, तो जो आपके बीजेपी ने गठबंधन ऊपर करा, अपर लेवल पे जो उन्हीं के राष्ट्रीय साथ टीम है, मिल रही है आपस में कांग्रेस गठबंधन के कर लिए। सकती थी। कांग्रेस गठबंधन करके भी सरकार बना सकती थी, चुप क्यों थी तब सरकार कांग्रेस? चलिए रमेश जी, अगर अनुमति हो तो थोड़ा थोड़ा समय का अभाव है। आप लोग आप जुड़े कम से कम। धन्यवाद जी। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राज जी, विश्वनाथ जी और उमेश जी, थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। सवाल बहुत सारे थे, अब इसमें चर्चा हुई, इसमें कौन 2024 के जंग में कौन कितना आगे है, कौन किस तरफ हारी है, उसको लेकर चल रही थी। क्योंकि कर्नाटका में चुनाव हुआ, उससे तो थोड़ा सा कांग्रेस की संजीवनी मिली, लेकिन अन्य जो दल हैं विपक्ष के, वो भी थोड़ा सा एक उनको भी लगा हाँ एक कहीं गुंजाइश है मोदी